तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या ईरान जंग पर संसद में चर्चा की विपक्षी दलों की मांग जायज है? इससे पहले भी जब भी इस तरीके की स्थिति हुई है, सदन के भीतर चर्चा हुई है, खास करके देश पर जो असर होता है उसको लेकर चर्चा की मांग कई बार की गई है। दूसरा सवाल, क्या जंग के हालात में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल सियासी है या सचमुच में ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या तेल गैस की महंगाई और खाड़ी में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयास काफी है? यह सबसे अहम सवाल होगा, क्योंकि आज इसको लेकर भी एस जयशंकर ने बयान लोकसभा और राज्यसभा के भीतर दिया हुआ है। प्रदीप भंडारी, आखिरकार तेल की कीमतें बढ़ रही है, आपने देखा, थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि तेल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, सेंसेक्स जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है वो तो लगातार रोज दिखाया जा रहा है। गैस की किल्लत भी भारत के भीतर हो सकती है, यह भी साफ शब्दों में दिख रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष कहे कि पार्लियामेंट के भीतर चर्चा हो, कुछ सवालों के जवाब मिले, तो उसमें क्या गलत है? जी, सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑलरेडी फॉर द हाउस स्टेट दे दिया है। पॉइंट नंबर 2 है कि पार्लियामेंट ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं, परंतु पार्लियामेंट के साथ चलती है। और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पार्लियामेंट है वो उनके परिवार की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी बोले मम्मी मम्मी आज मुझे। प्रदीप भंडारी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ऑडियो में किल्लत है, मेरे ख्याल से नेटवर्क में किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है। आप जरा नेटवर्क आपका ठीक करिए, क्योंकि आपका ऑडियो टूट कर आ रहा हुआ है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तब तक गुलदीप सप्पल जी से मुझे पूछना है कि विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, जरा प्लीज आपका ऑडियो ठीक करिए, क्योंकि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। किन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती है? मैं देख रहा था 2003 का जिक्र एस जयशंकर माफ करिए, जयराम रमेश कर चुके हैं कि जब पार्लियामेंट के भीतर बाकायदा इराक वॉर को लेकर चर्चा हुई थी, 1971 में भी इस तरीके से चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं तो चीन के साथ भी जब हमारा युद्ध चल रहा था तब भी चर्चा हुई थी। आज किन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष की तरफ से चाहिए और क्या इस पर नोटिस भी दी गई थी सरकार को? साहिल जी, आज सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्री ने, वो आपने हमने सबने देखा। वो एक स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट था जो मुझे लगता है आपके न्यूज रूम में कोई प्रोड्यूसर भी बना के दे सकता है। सवाल जो सरकार के सामने है वो मैं गिना सकता हूं, जिसपे सरकार का जवाब संसद में आना चाहिए। जैसे पहला सवाल कि 25 फरवरी तक ईरान भारत का मित्र देश था, 25 के बाद भारत की पॉलिसी यूएस की फेवर में हुई, वो क्यों हुई? इसका जवाब तो देश को देना होगा। कि दूसरी बात कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है जो चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हमारे साथ आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग कर रहा है। हमने वो क्यों छोड़ दिया अचानक से? इसका जवाब देश को देना पड़ेगा। तीसरी बात, भारत ब्रिक्स कंट्री का चेयरमैन है, अपने को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन आज हम चेयरमैन हैं और विश्व ब्रिक्स की ओर से भारत ने कोई मीटिंग नहीं की। ईरान मेंबर है ब्रिक्स का, उसके सपोर्ट में हम खड़े नहीं हुए। हमने ब्रिक्स के अपने सदस्य को छोड़ दिया और अपनी लीडरशिप को छोड़ दिया एक किस्म से। ये क्यों हुआ? इसका जवाब देना पड़ेगा। पूरी स्टेटमेंट के अंदर आईएनएस देना का जो युद्धपोत डुबोया गया, उसके ऊपर एक शब्द नहीं है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच में दो संधि हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तो क्या अमेरिका ने भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था अपनी पनडुब्बी भेजने से पहले? या अगर नहीं किया तो भारत ने डिस्प्लेजर या अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया अमेरिका के साथ? देश जानना चाहता है, चुपचाप तो हम ये नहीं सहेंगे। फिर भारत पूरे पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था एक हफ्ते पहले तक, और हम इस पर गर्व करते थे। मिलन एक्सरसाइज भी इसीलिए हुई। अचानक से हमने कह दिया नहीं, श्रीलंका के पानी में हम नहीं जा सकते हैं, यानी हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का अपना जो है दावा छोड़ दिया। इसके अलावा खमनेई के हत्या के ऊपर भारत ने संवेदना और शोक तक नहीं व्यक्त किया। भारत के प्रधानमंत्री आज तक चुप हैं। वो किसके चुप हैं? इसका जवाब तो स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए था। इसके अंदर यह भी आना चाहिए था कि इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री गए, युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले गए, लेकिन इजराइल में बसने वाले भारतीय और ईरान में बसने वाले भारतीयों की चिंता का उसका क्या हुआ? वो आज भी वहां फंसे हैं। उनके बारे में उस क्या विजिट के अंदर कोई बातचीत हुई? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि वहां पे लगभग 35,000 भारतीय अभी फंसे हुए हैं। और फिर आज ये तेल के ऊपर, ये तो बात सही है कि युद्ध होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे, इसको भारत की सरकार नहीं रोक सकती है, लेकिन क्या वो दाम में बढ़ोतरी क्या कंज्यूमर को पास ऑन होगी? हमको याद करना चाहिए कि जब
तेल 140 के पार था यूपीए के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तब भी वो 70-72 रुपए बिकता था। अब मोदी जी के राज में वो कभी $25, कभी $40, कभी $70, कभी $60 रहा है। हाल में $60 के आसपास रहा है। और मोदी सरकार ने लेकिन वो सस्ता नहीं किया, टैक्स बढ़ा दिया और 42 लाख करोड़ रुपया देश से इकट्ठा किया है पिछले 12 साल में। तो क्या मोदी सरकार अब उस खजाने को खोलेगी ताकि लोगों के ऊपर बढ़ती जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो पास ऑन ना हो? ये तो देश को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सस्ता हुआ था तब कई देशों ने इस बारे में अपनी भूमिका साफ की हुई है। और साउथ अफ्रीका ने खास करके तेल की कीमतों पर कैपिंग लगा दिया है। और तेल के अलावा जी 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 और तेल के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वहां से हमारा 100% पोटैश आता है और 80% सल्फर आता है। सीधा सीधा असर हमारे फर्टिलाइजर पे पड़ने वाला है। उसकी क्या योजना? सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है, हमारे बैटरीज में यूज। कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, हमारी सारी जो स्टेटमेंट चिप्स वगैरह जहां बन रहे हैं विदेश मंत्री की तरफ से सदन के भीतर दिया गया वो एडिक्वेट नहीं है, वो नाकाफी है। कुल मिलाकर विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ बेसिक सवाल है जो विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल जो विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है, क्या हमारी विदेश नीति चेंज हुई है? जो ईरान एक समय में हमारा दोस्त था, क्या अब हम ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं? यह एक सवाल विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है। दूसरा सवाल खास करके विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर हमारे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हम इस पर क्या उपाय करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो तेल की कीमतों पर कैप करना शुरू कर दिया है ताकि तेल के दाम इस स्थिति में वहां पर नहीं बढ़ सके। इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे हैं। विपक्ष कहता है कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, सरकार की नीति हमें समझनी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या सरकार इस पर समय देने के लिए तैयार है या इस बार इस पर चर्चा नहीं हो पाई? साहिल जी, पार्लियामेंट राहुल गांधी या गांधी वाड्रा फैमिली के विन्स और फैंसीज के हिसाब से नहीं चलेगा, रूल के हिसाब से चलेगा। सुबह सुबह राहुल गांधी उठ के नहीं बोल सकते सोनिया गांधी जी के साथ कि मम्मी मुझे आज जो ये मोशन लेके आना है ये मोशन लेके आऊं, कल कांग्रेस पार्टी बोले मुझे दूसरा मोशन लेके आना है मोशन लेके आऊं। फैक्ट क्या है कि ये मोशन जो आज एडमिट हुआ है, ये मोशन तो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। अब कांग्रेस पार्टी अपने खुद के मोशन को खारिज कर रही, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पार्लियामेंट जो है वो अपने रूल के हिसाब से नहीं चलेगा। पार्लियामेंट का अब 352, 353 का कांग्रेस ने सरेआम जो है उल्लंघन करा है। तो आज आप एक समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकली, भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, लोकसभा के स्पीकर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, हर व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जब उस पर चर्चा होती है कांग्रेस औंधे मुंह गिर जाती है और राहुल गांधी की बेइज्जती होती है और वो हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास करती है। अब मैं फैक्चुअल आपको रिबटल देना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1 है, याद करिए, ये है एमवी देश शांति। ये हमारा हिंदुस्तान का शिप था जिसको अगस्त 13 जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी, जब उसको 25 क्रू को होस्टेज रख लिया गया था ईरान द्वारा, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने चू तक नहीं करी, कांग्रेस पार्टी को मदद बाकी नेशन से लेनी पड़ी और जाके हमारे सेलर्स को रिहा किया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने ईरान के खिलाफ 2005, 2006 और 2009 में IAEA में वोट किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी तक एक स्टेटमेंट, साहिल जी, 90 लाख हमारे भारतीय खाड़ी देश के अंदर है, आप भी जिस बात को कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक भी बार इनके प्रति संवेदना को व्यक्त करा? नहीं किया। अब मैं ऑयल के फैक्ट्स पे आना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आज हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से जो है वो ऑयल और एनर्जी डिपेंडेंस पे, ना कि 27 कंट्रीज पे जो यूपीएस शासन काल में था। फैक्ट नंबर 2 ये है कि कोई भी ऑयल या एलएनजी के जो प्राइस है वो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से निर्धारित होते हैं। जो पेट्रोल और डीजल पे, उस पे सरकार ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है कि इसके दाम अगर बढ़ेंगे तो एंड कस्टमर्स तक हम इसका जो रिलीफ है वो पहुंचाएंगे और एल कस्टमर्स तक इसकी दिक्कत नहीं आने देंगे। एलएनजी के ऊपर भी मई 2014 के अंदर एलपीजी का जो रेट था 906 था और मार्च 2026 के अंदर 913 है। मतलब पिछले 10 सालों के अंदर 60 रिविजन के बाद में सिर्फ 5 रुपए एलपीजी की कीमत यही तो मुद्दा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन के डिबेट में ये सारे मुद्दे कह सकते हैं तो यही बातें पार्लियामेंट के भीतर चर्चा में क्यों नहीं आ सकती? अगर जो बात पार्लियामेंट के पिछले सेशन में हुई थी उसके बाद युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद अगर सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा करना चाहता है तो उसमें क्या गलत है? प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, फिर सप्पल जी उसका जवाब देंगे। साहिल जी, तो ये पार्लियामेंट पे कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगेगी जो उसने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो उस पे उसको वापस से लेना चाहती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी मंडे को निर्धारित करे कि हम स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार अग्री करे, ट्यूसडे को बोलो नहीं ये डिस्कस करो। राहुल गांधी नहीं पार्लियामेंट चलाएंगे ना, रूल्स और प्रोसीजर्स पार्लियामेंट चलाएंगे। पार्लियामेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है गांधी वाड्रा फैमिली की, जो निर्धारित करे चर्चा होगी। गुरदीप सप्पल,
जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बीजेपी के सारे लोग वो मोदी जी को इतना गलत प्रधानमंत्री क्यों साबित कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जी थे जो पिछले 12 साल से ईरान के साथ रिश्ते बढ़ा रहे थे। ये मोदी जी थे जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बना रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफगानिस्तान पे जाने का रास्ता केवल ईरान के थ्रू है। ये मोदी जी थे जिन्होंने चाबहार को पोर्ट को अपना सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी और उसको बिल्ड कर रहे थे। तो अचानक से ये सब भूल कर ईरान को ये क्यों साबित करने में लगे हैं कि ईरान हमारा जो है मित्र नहीं था, जबकि 25 फरवरी तक ईरान को एज अ मित्र आपने मिलन जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें बुलाया हुआ था। तो बीजेपी के लोगों का मोदी जी के अंदर अब अविश्वास क्यों हो रहा है, उनकी 10 साल की पॉलिसीज में अविश्वास क्यों हो रहा है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, विदेश नीति पर चर्चा इन्होंने करिए जो अपशब्द सदन बोले के राहुल जी भीतर। के लिए मैं जवाब अगर नहीं दूंगा, बदली है तो क्योंकि बताइए देश को। डिबेट जाती है। तो सुनिए जो ये बातें कहते हैं राहुल जी पे कमेंट करते हैं, मैं क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि संसद के एक दिन के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, शायद इनको मालूम नहीं है, संसद कवर नहीं की होगी, संसद सदस्य नहीं रहे। मैं तो वहां पे रहा हूं, मैंने संसद मैनेज की है। अलग अलग आवर में अलग अलग डिबेट होती है, एक डिबेट पूरा दिन चले जरूरी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर चर्चा, ये दोनों एक दिन के अंदर हो सकती थी, ये नहीं होने दी गई,